दोस्तों, रूस और यूक्रेन की वॉर को अब 1 साल होने ही वाला है, लेकिन अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यूक्रेन अपनी खोई हुई टेरिटरी को वापस कब्जे में करने में सफल भी रहा है। इसी चीज ने अब पश्चिमी देशों की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि पुतिन को ये बात अच्छे से मालूम है कि इस जंग को हारने का मतलब है कि रूस में उनकी सरकार जा सकती है, और जो भी सरकार इसके बाद आएगी वो पुतिन को सीधा जेल में डाल देगी। ऐसा नहीं भी होता है तो वॉर क्राइम्स के लिए पुतिन को वेस्ट द्वारा पनिश किया जा सकता है। इस सिचुएशन में पुतिन के लिए जंग हारने का मतलब अपनी जान से हाथ धोना होगा। और जब बात यहाँ तक पहुँच गई तब लोगों ने ये डर भी जताना शुरू कर दिया है कि शायद खुद को बचाने के लिए पुतिन अब न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ देख रहे हैं। क्या पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पुतिन को लेकर जो अब सबसे डेंजरस बात है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। रूस की इकोनॉमी इस वक्त बुरी हालत में है। सैंक्शंस का असर अब पूरी तरह दिखने लगा है। इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी रूस के साथ अपनी फाइटर जेट्स की डील कैंसिल कर दी है। पुतिन को उम्मीद ये थी कि सर्दियों में जब यूरोप के पास गैस नहीं होगी तो पश्चिमी देश घुटनों पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और उन्होंने मुश्किल में ही सही लेकिन ये वक्त निकाल लिया है। यूक्रेन की फोर्सेस भी अब धीरे धीरे अपने कैप्चर्ड सिटीज में दोबारा कब्जा कर रही हैं। कुपियांस्क जैसे शहर जो 195 दिन तक रूस के कंट्रोल में था और रशियन मिलिट्री के लिए सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए एक सेंटर बना हुआ था, उसे भी 10 सितंबर 2022 को यूक्रेन ने दोबारा कब्जे में ले लिया है। जब रूस की आर्मी खेरसन में आई थी तब उन्होंने कब्जा कर यहाँ पर वोटिंग भी करा दी थी और इसे रेफरेंडम के तहत रूस का हिस्सा बना लिया था, लेकिन इसे भी अब यूक्रेन ने कब्जे में ले लिया है। पुतिन शायद उस मौके की तलाश कर रहे थे जब इन इलाकों पर कब्जा करके वो युद्ध विराम की घोषणा कर सके, लेकिन यूक्रेन ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देना चाहते और वॉर के खत्म होने के बाद रूस को इस वॉर के लिए उन्हें पे भी करना पड़ेगा। इस तरह के टर्म्स को मानने का मतलब होगा कि रूस हार मान गया, इसलिए पुतिन इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में इतनी तबाही मची है कि अगर वो रूस से इसका हर्जाना नहीं वसूलते हैं तो वॉर खत्म होने के बाद भी वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा खड़ा नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति पर आकर अभी जंग खड़ी है। पुतिन के लिए हार मानने का मतलब है अपना सर गंवा देना, और हम सभी जानते हैं कि जब आदमी मौत को इतना करीबी से देख रहा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स के केस में वैसे रूस के पास एक ऑल्टरनेटिव भी है कि वो हैवी न्यूक्लियर वेपन्स की बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने लग जाए। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादातर 10 से 40 किलोटन कैपेसिटी के होते हैं, जिनसे पूरा का पूरा शहर बर्बाद नहीं होता है, लेकिन एक आर्मी को रोका जा सकता है। इन्हीं चिंताओं के बीच में अब फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मार्कॉन ने भी कुछ वक्त पहले कहा है कि वो पुतिन से बातचीत करके किसी तरह एक एग्रीमेंट पर पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। वहीं यूक्रेन की तरफ से भी बयान आ रहा है कि रूस के न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए वो 425 शेल्टर्स बनाने में लगे हुए हैं। यानी अब सभी को फील होने लगा है कि ये बात अब आगे बढ़ सकती है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने भी कहा है कि अब यूएस को डिप्लोमेसी के रास्ते पर आ जाना चाहिए, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी बातचीत के खिलाफ है। रूस के पास इस समय हैवी ड्यूटी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अलावा भी 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और सवाल अब भी यही है कि क्या पुतिन इन्हें इस्तेमाल करेंगे। जहां कई लोग इस बात को लेकर श्योर हो गए कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ वक्त और चलती है और विंटर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तब तक अगर इस जंग का कोई फैसला ना हुआ हो तो ये पूरी तरह से मुमकिन है, क्योंकि रूस के पास सबसे बड़ा हथियार ये विंटर ही था। रूस के हजारों सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, उनके पास अब हथियारों की कमी होने लगी है, उनके सोल्जर्स के पास ट्रेनिंग भी नहीं है, और रूस में भी लोग आखिर कब तक इन सैंक्शंस को बर्दाश्त कर पाएंगे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स की राय ये है कि शायद पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना करें। उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर पुतिन को न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने हैं तो उन्हें फिर हैवी ड्यूटी न्यूक्स ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करना काफी खराब स्ट्रेटेजी होगी। इस पॉइंट को इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तब असरदार होते हैं जब एक बड़ी फौज आपकी तरफ आ रही हो या फिर एक स्पेसिफिक टारगेट को आपको हिट करना हो, जबकि अभी यूक्रेन की आर्मी बहुत ही छोटी यूनिट्स में मूव कर रही है। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस मिलिट्री ने एक बार ये एस्टिमेट लगाया था कि 100 किलोमीटर तक के वॉर फ्रंट को क्लियर करने के लिए उन्हें 136 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यूक्रेन और रूस की बाउंड्री 600 किलोमीटर लंबी है। पुतिन के पास न ही इतना बड़ा अटैक प्लान करने के लिए वक्त है, न ही इस बीच में पश्चिमी देश शांत बैठने वाले हैं। यूएस ने वॉर के शुरुआत में ही ये क्लियर कर दिया था
कि फिर चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब्स किसी भी तरह के हो, अगर रूस उन्हें इस्तेमाल करता है तो नाटो की पूरी फोर्स यूक्रेन के पीछे आ जाएगी। हाल ही में पोलैंड के विदेश मंत्री ने भी ऐसा ही बयान दोबारा दिया है, जो दर्शाता है कि वो सभी इस फैसले में एक साथ हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने का मतलब ये भी होगा कि फिर इंडिया और चाइना भी रूस के साथ सारे रिश्ते तोड़ देंगे और रूस को जो तेल बेचकर यहाँ से पैसा मिल रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा। यानी इस बार जो सैंक्शंस होंगे वो नॉर्थ कोरिया जितने स्ट्रांग होंगे। और अगर पुतिन श्योर नहीं है कि इन न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करते ही वो जीत जाएंगे तो फिर उन्हें ये यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट रूस के लिए काफी भयानक होगा। इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर यूक्रेन इसके बाद भी हार नहीं मानता है तो फिर नाटो के पास अब कोई रीजन नहीं बचेगा यूक्रेन को अपने सबसे बेहतरीन हथियार और फाइटर जेट्स न देने का। और अगर ये भी यूक्रेन के आर्सेनल में शामिल हो जाते हैं तो फिर रूस के शहरों में एयर स्ट्राइक्स भी देख सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को हिस्ट्री में सिर्फ एक बार यूज किया गया है और उसके बाद यूएस ने ये वादा किया था कि वो इसे कभी ऑफेंस के लिए यूज नहीं करेंगे। इस वादे के दम पर उन्होंने बाकी देशों से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करवा ली थी, जिसके मुताबिक वो देश न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, बॉम्ब बनाने के लिए नहीं। भारत ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने कर लिया था। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स दोबारा इस्तेमाल होते हैं तो फिर एनपीटी साइन करने वाले सभी देशों को समझ आ जाएगा कि उनकी सिक्योरिटी सिर्फ तभी मुमकिन है जब उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, और फिर सभी देश एनपीटी को तोड़कर एक नई न्यूक्लियर रेस में लग जाएंगे। अगर पुतिन चाह रहे हैं कि इस जंग के बाद भी वो रूस पर राज करते रहें तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सिचुएशन को यहाँ तक एस्केलेट ना करें, वरना रूस के जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। पुतिन ने अगर अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए हैं कि ये एक तरह का साइन है कि पुतिन को अभी भी यकीन है कि जंग का कोई भी नतीजा हो उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी। पुतिन के पास इसलिए अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो किसी तरह यूक्रेन और वेस्ट को इस बात के लिए मना ले कि जितनी टेरिटरी उनके कब्जे में है उसी पर समझौता कर लिया जाए, या फिर पुतिन अपने लिए एक एस्केप प्लान बना कर रखें। हो सकता है वॉर के बाद पुतिन अपनी जगह पर अपने ही किसी साथी को अपनी कुर्सी दे दे और पर्दे के पीछे से सरकार चलाने की भी कोशिश करे। अगर पुतिन अभी हिटलर की तरह पागल नहीं हुए तो वो इन ऑप्शंस को जरूर कंसिडर कर रहे होंगे, क्योंकि ये जंग उस मोड़ पर आकर खड़ी है कि यहाँ से बिना न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के पुतिन के लिए जीतना नामुमकिन है, और अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हुए तो पुतिन का बचना भी नामुमकिन है। तो पुतिन ही क्यों, व्हाइट हाउस में भी इसी तरह की चर्चाएं चलना अब शुरू हो गई हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि जंग और कितने वक्त तक चलेगी, और क्या पुतिन सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहे हैं, या जब बात पूरी तरह बिगड़ जाएगी तो वो ये कदम उठाने से कभी नहीं कतराएंगे? अपनी